हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अननोन सोल्जर। मूवी की शुरुआत जून 1941 से होती है। ये वही समय है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जहां पर हम मशीन गन कंपनी के कुछ फिनिश सोल्जर यानी फिनलैंड के सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें अपने बैरक्स में वापस जाकर पैकिंग करने का ऑर्डर मिलता है। यहाँ हिस्ट्री के रेफरेंस से पता चलता है कि शुरुआत में फिनलैंड नाजीज यानी जर्मनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा और बाद में सोवियत के साथ हाथ मिला लिया। इसीलिए शुरुआत के दिनों में सोल्जर्स अपनी पैकिंग करते हैं ताकि वो सोवियत यूनियन पर हमला कर सकें। अब वॉर में जाते हुए ट्रक्स में बैठे सोल्जर्स की पूरी रेजिमेंट अपने देश का नेशनल एंथम गाते हैं और वॉरफील्ड के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उसी महीने में हेतेनेन नाम का एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर युद्ध के मैदान में एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनता है। वो भागकर जाता है और रेजिमेंट के बाकी सभी लोगों को जगाना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें विल्हो नाम के कंपनी सार्जेंट को दिखाते हैं, जो अपने सोल्जर्स को युद्ध की नीतियों के बारे में बताते हुए उनका हौसला अफजाई करते हैं ताकि कल को उनको बेटर रिजल्ट मिल सके। सोल्जर्स शाम को अपनी रेजिमेंट में अगली सुबह की फ्रंटलाइन वॉर के लिए तैयारियां करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह उनके लिए आर पार की लड़ाई होती है, जहां या तो वो बचेंगे या फिर मारे जाएंगे। जबकि ये वॉर तो कुछ नौजवानों के जीवन की पहली वॉर होती है, जिस कारण वो थोड़ा डरे और सहमे से नजर आते हैं। कारी लुओ तो अपने आदमियों को आगे बढ़ने को कहता है और उसके जवान ऐसा ही करते हैं, मगर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद दुश्मन उनको वहीं पर घेर लेते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तभी उनका एक ऑफिसर ये सब देख लेता है और निडर होकर उनके साथ उसी जगह पर आकर दुश्मन की तरफ बढ़ने लगता है। मगर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद दुश्मन की एक गोली उसको आकर लग जाती है, जिससे वो तुरंत वहीं पर मारा जाता है। ये देख बाकी गुस्साए सैनिक अपना पूरा साहस इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर जब तक वो दुश्मन की लोकेशन पर पहुंचते तब तक वो सब वहां से जा चुके थे। जोश से भरे सैनिक अपनी लोकेशन को चेंज कर जंगल में और अंदर जाना चालू कर देते हैं, मगर वहां पर उनको एक बार फिर से उन दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जंगलों में अंदर दुश्मनों ने अपने छुपने के लिए सीक्रेट बंकर्स बनाए हुए थे। अब इस फेस ऑफ में कारी लुओ तो अपने काफी सारे सैनिकों को खो चुका था, जबकि बचे हुए सैनिकों में से काफी सारे घायल थे। विल्हो चुपके से एक चाल चलता है और एनिमीज पर पहले तो एक नकली बॉम्ब फेंकता है, जिसको देख एनिमीज भागने लगते हैं। भागते हुए सैनिकों की लोकेशन पता चल जाती है, इसीलिए अब विल्हो दूसरे बॉम्ब से हमला करके उनके चिथड़े उड़ा देता है। कारी लुओ तो और उसके बाकी साथी इस मौके का फायदा उठाते हैं और दुश्मन पर हमला करके मोर्चा संभालते हुए सभी दुश्मनों को साफ कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। इस हमले के बाद दुश्मनों का सफाया करते हुए फिनिश आर्मी के सोल्जर्स जंगलों में और अंदर जाने लगते हैं, जहां काफी देर चलने के कारण सभी लोग एक जगह पहुंचकर आराम करते हुए अपना खाना चालू कर देते हैं। मगर तभी खाना खाते हुए सभी सोल्जर्स अपना खाना बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जंगलों में से कुछ आवाजें आती हैं, जिसको सुन सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। विल्हो सभी को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन कहां से आ जाए और उनके ऊपर हमला कर दे। और तभी सोल्जर्स जंगल के अंधेरे में से एक निहत्थे आदमी को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं। देखते ही सभी लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि वो आदमी एक रशियन सोल्जर था, लेकिन उसको साफ देखकर समझ आ रहा था कि वो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं है और ना ही वो लड़ना चाहता है। ये देखकर विल्हो ऑर्डर देता है और उस आदमी को हेडक्वार्टर ले जाने के लिए लेतो को बोलता है। लेकिन लेतो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों अपने रेजिमेंट के लोगों से थोड़ा दूर पहुंचते हैं, तभी लेटो साथ चल रहे उस रशियन सोल्जर को पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। हफ्तों तक चलने के बाद फाइनली पूरा रेजिमेंट रशियन बॉर्डर तक पहुंच ही जाते हैं, जहां दूसरी ओर एक बाइक सवार मैसेंजर विंटर वॉर के वेटरन एंटेरो रोका के घर पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ मैसेंजर को देखते ही समझ जाती है कि उसके पति को मिलिट्री के द्वारा युद्ध में वापस बुला लिया गया है। ठीक अगली सुबह एंटेरो अपने बचपन के दोस्त पॉ के साथ युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए निकल जाता है। जल्द ही वो दोनों अपनी कंपनी में पहुंचकर बहुत ही कैजुअली अपने कंपनी कमांडर से मिलते हैं, जिसको देखकर वो कंपनी कमांडर गुस्सा हो जाता है और उनको चेतावनी देकर बोलता है कि अब ये मस्ती मजाक छोड़ दो और युद्ध को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। लेकिन वेटरन इन सभी बातों को अनसुना कर जल्दी प्लेटून में अपने नए दोस्त बना लेता है। अगले दिन झील के उस पार बैठे दुश्मनों पर हमला करने के लिए सभी सैनिक अपने बैरक से निकल जाते हैं। बहुत देर तक चली बमबारी के बाद फिनिश सोल्जर्स एक लकड़ी की बोट को दुश्मनों पर निशाना साधते हुए चला देते हैं, जो अपना काम ठीक से करती है और सीधा दुश्मनों में जा लगती है। युद्ध के अपने पुराने अनुभवों के कारण वेटरन चार्ज लेता है
और जब तक वो दुश्मनों के छुपे ठिकानों तक नहीं पहुंचता तब तक कारिलियोतो को चारों तरफ से बॉम्ब फेंकने को बोलता है और ये स्ट्रैटेजी काफी कामगार साबित होती है। वो छुपे हुए रशियन सैनिकों को वहां से भगाने में कामयाब होते हैं और अब गुजरते समय के साथ सभी सैनिक जंगलों में बढ़ते हुए रशिया में घुसते चले जा रहे थे और अभी तक इनकी राह में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई थी। किसी तरह कोई गंभीर हमला नहीं हुआ था, मगर एक दिन शाम को उन्हें जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं। लेटो दुश्मनों का पता लगाने के लिए अकेला आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त दुश्मन उसका शरीर गोलियों से छलनी कर देते हैं। ये देख रेजिमेंट के बाकी लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं और डिफेंसिव स्टेट में आ जाते हैं। मरते मरते लेटो एक बंदूक अपने मुंह में रखता है ताकि वो दर्द से ना तड़पे, लेकिन ज्यादा खून निकलने के कारण बिना ट्रिगर खींचे ही वो मारा जाता है। कुछ समय बाद फिनिश फौजी रशियन सोल्जर्स के द्वारा ऑपरेट की जा रही मीडियम साइज टैंक को हमला कर अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन अपने टैंक को दुश्मनों के कब्जे में जाता देख रशियन सोल्जर्स दूसरा टैंक लेकर उन पर हमला करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी हेतनान एक टैंक माइन को लेकर आता है और उनके टैंक के नीचे फेंक देता है, लेकिन वो टैंक किसी कारण से ब्लास्ट नहीं हो पाता। इसीलिए हेतनन टैंक माइन उठाकर फिर से टैंक के नीचे डाल देता है। इस बार माइन ब्लास्ट हो जाती है और टैंक को बर्बाद कर देती है। फिनिश सोल्जर्स रशियन आर्मी पर पूरी तरह से भारी पड़ते हैं, जिसको देख रशियन आर्मी मौके से सब कुछ छोड़कर भाग जाती है। सितंबर 1941 में फिनिश आर्मी सोवियत करेलिया से निकलती हुई एक बड़े शहर पेट्रोस्की जा पहुंचती है, जबकि समय समय पर रशियन आर्मी के द्वारा किए गए हमलों से काफी फिनिश सोल्जर्स मारे जाते हैं और काफी घायल भी हो जाते हैं, मगर वो फिर भी लड़ते रहते हैं। इस नए और बड़े शहर की जीत की खुशी में सैनिकों द्वारा परेड निकाली जाती है। कई बड़े बड़े फिनिश ऑफिसर भी इस समारोह का हिस्सा बनते हैं। ये सारा प्रोग्राम दुश्मन को दिखाने के लिए रखा गया था ताकि वो डरे और जल्द से जल्द अपनी जगह छोड़कर भाग निकले। इस कुछ समय की शांति के बीच वेटरन हेतनन और वेनहाला सिटी में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां उनको दो बच्चे मिलते हैं जो बड़े प्यार से इन तीनों सिपाहियों को खाना देकर चले जाते हैं। सरहदें कितनी भी बना लो, बच्चों का मन हमेशा साफ और मासूमियत से भरा ही रहेगा। खैर अब शहर को घूमते हुए उन्हें वेरा नाम की एक लेडी मिलती है, जहाँ तीनों सिपाही थोड़ी देर के लिए वेरा के घर उसकी दो सहेलियों के साथ रुक जाते हैं। शुरुआत में तो वेरा थोड़ी चौकन्ना रहती है और युद्ध को लेकर सवाल जवाब करती है, लेकिन हेतनन के जवाब से वो इतनी खुश होती है कि वो उसको वहीं पर किस कर लेती है। शाम होते ही तीनों सिपाही अपने बैरक्स में वापस चले जाते हैं, लेकिन हेतनन अपने अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पाता और रात को दोबारा वेरा के घर पहुंच जाता है, जहां दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स को सुबह जल्दी उठाया जाता है और सबको जल्द से जल्द तैयार होने के ऑर्डर्स मिलते हैं। ये युद्ध काफी इंटेंस होता जा रहा था और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिनिश सोल्जर्स स्वेर नाम के शहर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और रास्ते में आने वाले सभी रशियन सोल्जर्स का सफाया करते जा रहे थे। जनवरी 1942 का समय आ जाता है। युद्ध को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तभी एक गनमैन रशियन ट्रूप्स को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं और जल्दी जाकर वो अपने दोस्तों को आगाह कर देते हैं, लेकिन पता नहीं कोई तो कारण था जो सभी फिनिश सोल्जर्स पीछे हटते जा रहे थे। सैनिकों के पीछे हटने के कारण डिफेंस अचानक से कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन किसी तरह ये लोग दूसरी डिफेंसिव पोजीशन पर जाने में सफल हो जाते हैं, जहां वेटरन रात को पहरा देने के लिए राजी हो जाता है। ये तो उसकी किस्मत ही थी कि रात को वो 2 रशियन प्लेटून्स को अपनी तरफ आता देख लेता है। तुरंत वो अपने असिस्टेंट को लोडेड मैगजीन सप्लाई करने को कहता है। वेटरन एक एक करके सभी को मार देता है और अगली सुबह वो बर्फ से ढके फील्ड पर रात को हुए नरसंहार को देखता है, जिसको देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वेटरन के साहस से भरे इस कारनामे के लिए उसको कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है, जिसे वो बड़ी खुशी से अपनी फैमिली के साथ बिताता है। जून 1942 को हिटलर पर्सनली फिनलैंड के फील्ड मार्शल से मिलता है और उसको अब तक की कामयाबी के लिए बधाई देता है। इसी दौरान फील्ड पर मौजूद बाकी सैनिक होममेड अल्कोहल के साथ सेलिब्रेट करते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। घंटों पीने के बाद विल्हो ऑफिसर्स के क्वार्टर पहुंच जाता है, जहां नशे में चूर विल्हो काफी गड़बड़ करने लगता है। बाद में कुछ ऑफिसर्स उसको वहां से लेकर चले जाते हैं, जबकि बाकी बची कंपनी अपने छुपने वाले स्थान पर ही कुछ समय व्यतीत करती है। सोल्जर्स दिन के 24 घंटे चारों तरफ पहरेदारी देते रहते हैं और जो भी रशियन सैनिक उनकी तरफ आता उसको वहीं मारकर ढेर कर देते हैं। जल्द ही
कुछ नए सोल्जर्स कंपनी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी तक चले युद्ध के कारण फिनलैंड अपने कई सारे सैनिकों को खो चुका था, जिस वजह से अब फिनलैंड की आर्मी में चंद मुट्ठी भर सैनिक ही रह गए थे। इन नए सैनिकों में से ही एक होयो नाम का एक नया सैनिक होता है, जो अपने देश के लिए लड़ने को एकदम तत्पर रहता है। वेटरन को ड्यूटी दी जाती है कि वो नए सोल्जर्स को अपने छुपने की जगह और दुश्मन के बारे में बताए, ताकि वो युद्ध को अच्छे से समझ सके। इसीलिए वेटरन नए सोल्जर्स को युद्ध की नीतियों को सिखाते हैं और युद्ध के दौरान अपने सर को नीचे रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही उनकी जान बची रहेगी। कुछ समय बाद एक रात को अचानक अलार्म बजता है और कंपनी चौकन्ना हो जाती है। सभी लोग अपना मोर्चा संभालते हुए अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने यंग सोल्जर्स को मरा हुआ पाते हैं। एक बार फिर से विंटर्स का समय आ चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि वेटरन की कंपनी और उसके लोग अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और अपने जीते हुए शहर की रक्षा कर रहे हैं। क्रिसमस आ चुका था, इसीलिए सोल्जर्स अपना हौसला बढ़ाने के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाते हुए युद्ध में अपने पूरे तन और मन से समर्पित होते हैं। सर्दियों का समय बीत जाता है और अब समय जुलाई 1943 का आता है, जहां वेटरन को कंपनी के कमांडर के ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि अपने अड़ियल और घमंडी नेचर के कारण उसने कई बार अपने सीनियर्स की बात को अनसुना कर दिया था। हमेशा की तरह वेटरन अपने उसी अड़ियल अंदाज में कंपनी के सुपीरियर से मिलता है, जहां उसका सुपीरियर उसको कुछ वार्निंग देकर छोड़ देता है। एक शाम जब वेटरन रोका अपनी पोस्ट पर गश्त लगा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि अचानक उन पर कहीं से हमला हो गया है। चारों तरफ बॉम्ब्स गिर रहे होते हैं, इसीलिए तुरंत ही वो अपने पेरिस्कोप की सहायता से नो मैंस लैंड की ओर देखते हैं, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स बता रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी पता चलता है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ रशियन सोल्जर्स उनके काफी नजदीक आ चुके थे, जो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मगर सौभाग्य से वेटरन के प्रेजेंस ऑफ माइंड और साहस से वो सबको मार गिराता है। इसी दौरान वो कई सारे रशियन सैनिकों को मार देता है और एक रशियन को पकड़ने में सफल हो जाता है, जहां बाद में पता चलता है कि सोवियत की प्लानिंग उनमें से एक को पकड़ने की थी। मगर यहाँ शिकारी खुद शिकार बन जाता है, यानी खुद रशियन फिनिश आर्मी के द्वारा पकड़ा जाता है। साथ ही में फिनिश सोल्जर्स को पता चल जाता है कि जिसको उन्होंने पकड़ा है वो कोई आम सैनिक नहीं है, बल्कि एक ऑफिसर है, जिसको सुन वहां पर मौजूद सभी फिनिश सोल्जर्स खुशी से पागल होकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद वेटरन कैदी को अपने हायर ऑफिसर्स के पास ले जाता है, लेकिन बड़ी अचंभे वाली बात होती है कि ऑफिसर उसको सिर्फ ये वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि ये पहला और आखिरी मौका है, दूसरे मौके पर ऐसे छोड़ेंगे नहीं, सीधा शूट कर देंगे। साहस से भरे एक और कारनामे के बाद वेटरन को 14 दिनों की छुट्टी मिल जाती है, जिसको वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गुजारता है। वेटरन अपने नवजात बच्चे को खिलाता है, खेती करता है और अपने बीवी बच्चों के साथ समय गुजारता है, लेकिन समय तो चुटकियों में गायब हो जाता है, यानी कि 14 दिन कब गुजर गए थे कुछ पता नहीं चलता। अब समय समाप्त होता है और वेटरन को वापस अपनी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है। समय है दिसंबर 1943 का, जहां कुछ फिनिश सोल्जर्स अपनी हार को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि अब रशियन उन पर उम्मीद से ज्यादा भारी पड़ रहे थे। बॉम्बिंग, फायरिंग ये तो रोज चलते ही रहते हैं। जून 1944 में फिनिश सोल्जर्स की पूरी रेजिमेंट अपने जीते हुए शहर शिविर को छोड़कर दोबारा से अपने पुराने बॉर्डर पर वापस आ जाती है। रशियन अब बड़े स्पीड से फिनिश आर्मी को साफ करते हुए अपने हथियार और सैनिक को बढ़ा रहे थे, जिसका सामना कर पाना फिनिश आर्मी के लिए अब नामुमकिन हो रहा था। रेडियो की सहायता से खबर वेटरन के घर उसके बीवी बच्चों तक पहुंचती है। खबर सुनते ही जल्द से जल्द पैकिंग कर वो लोग उस घर को छोड़ देते हैं। इसी दौरान कारिलुओ तो छुट्टी जाकर अपनी लवर से शादी कर लेता है। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी आर्मी के द्वारा उसको दोबारा युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया जाता है। जैसे ही कारिलू तो आर्मी को दोबारा ज्वाइन करता है, वो सोल्जर्स के बीच बढ़ती हुई टेंशन को फील कर पाता है, क्योंकि रशियंस की बढ़ती फौज फिनिश आर्मी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। रशियन से लड़ने के लिए फिनलैंड की आर्मी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन चुनते हुए जमीन में गड्ढे करके छुपने लगती है, जिससे वो रशियंस के लिए अदृश्य हो जाए और समय आने पर उन पर हमला कर सके। मगर रशियन उनकी लोकेशन पर डायरेक्ट अटैक ना करते हुए बॉम्ब से हमला कर देते हैं। बॉम्बिंग की वजह से फिनिश सोल्जर्स को अपनी जान बचाने के लिए अपने छुपे हुए गड्ढों से बाहर निकलना पड़ता है। हेतनन जैसे अपने होल से बाहर निकलता है, दुश्मनों का बॉम्ब उसके पास आकर गिरता है, जिस कारण उसकी आंखों को गंभीर चोट आती है और वो तुरंत ही अंधा हो जाता है।
उसके कुछ साथी उसके पास आकर उसको शांत करते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं, मगर रास्ते में ही एम्बुलेंस पर रशियंस के द्वारा हमला कर दिया जाता है और जल्द ही एम्बुलेंस की गाड़ी आग पकड़ लेती है। किसी तरह हेतनन और उसके साथी जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश रूप से रशियंस के द्वारा उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। दूसरी ओर फील्ड में मौजूद कारिलियोतो को मेजर का कॉल आता है, जो उसे हर हालत में मोर्चा संभालने को कहते हैं, मगर विलो उसे बताता है कि हमें रेंग कर एनिमीज के एरिया में जाकर उनको मारना होगा, तभी हम उनको हमला रोक सकते हैं। हमेशा की तरह वेटरन अकेला ही दुश्मन पर रश कर देता है और रास्ते में आने वाले सैनिकों को मारता चला जाता है और उसके साथ ही उसका पीछा करते हुए उसका साथ देते चले जाते हैं। दूसरी ओर दुश्मनों को कारिलियोतो और उसके लोगों की जगह का पता चल चुका था, लेकिन कारिलियोतो अपने साथियों को लगातार आगे बढ़ते रहने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो निश्चित रूप से आज मारे जाएंगे। लेकिन डरे हुए फिनिश सोल्जर्स में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। ऑफिसर एक लंबी सांस लेता है और खुद ही आगे बढ़ते हुए अपने लोगों को उसके पीछे आने को कहता है, लेकिन कुछ दूर चलते ही दुश्मनों की गोलियां उसका शरीर छलनी कर देती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए ऑफिसर अपनी वाइफ को याद करता है और अपनी जान गंवा देता है। रशियन के द्वारा लगातार दी जा रही शिकस्त के बाद विलो को युद्ध के मैदान से वापस आने की परमिशन मिल जाती है। मंजूरी मिलते ही वो अपने सारे हथियार रास्ते में आने वाली एक नदी में फेंक देता है और सभी बीमार और घायलों को पहले तवज्जो देकर बड़ी सावधानी से बैरक्स की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। घंटों की पैदल यात्रा के बीच कुछ घायल सैनिक अपना दर्द सहन नहीं कर पाते और अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। फिनिश फौजियों की पूरी कंपनी रात भर चलकर अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंची जाते हैं, जहां मेजर जल्दी वापस आ जाने और मशीन गन्स को फेंकने के लिए विलो को डांटने लगते हैं। विलो कंपनी मेजर को समझाता है कि लगातार मिल रही हार से सैनिकों के हौसले जवाब दे रहे हैं। किसी में अब हिम्मत नहीं बची है अपनी जान गंवाने को। इनमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक घायलों को वापस ला सके, इसलिए उन्होंने हथियारों को नदियों में बहा दिया, जिसके बाद विल्हो और बाकी सैनिकों को एक रोड की सुरक्षा करने का टास्क दिया जाता है, क्योंकि रशियंस के एंट्री करने का वही एकमात्र रास्ता है और जैसा सोचा जाता है वैसा ही होता है। रशियंस उसी रास्ते से आ जाते हैं। दोनों आर्मीज के बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन विलो के पास ज्यादा हथियार ना होने के कारण वो पहाड़ी से नीचे उतरता है और जमीन पर चलने लगता है, और वो ऐसा तब तक करता है जब तक कि वो रशियंस पर अच्छे से निशाना ना लगा सके। विल्हो बॉम्ब फेंककर टैंक को उड़ा देता है, लेकिन इसी दौरान उसको भी कई गंभीर चोट आ जाती है, जिस वजह से उसकी भी मौत तुरंत वहीं पर हो जाती है। इतने भयंकर हमले के बाद सभी फिनिश सोल्जर्स वहां से भाग खड़े होते हैं। मेजर सबको कायर कहकर डांटता है, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। मगर तभी मेजर एक सैनिक को शूट कर देता है उसको इग्नोर करने के लिए, और ये कहकर सबको डराता है कि वो दूसरों के साथ भी यही हाल करेगा। और अचानक वहां पर एक टैंक के आ जाने के कारण सोल्जर्स में भगदड़ मच जाती है। सभी सोल्जर्स रोड से साइड में हट जाते हैं और कहीं दूर छुप जाते हैं, लेकिन मेजर वहीं खड़ा रहता है, जिसको देख टैंक में बैठे सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं। टैंक बॉम्ब सीधे जाकर मेजर को लगता है। फिनिश सोल्जर्स भागते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से अपने एरिया में वापस नहीं आ जाते। जब तक बाकी लोग नदी पार कर रहे थे, तब तक वेटरन और उसके कुछ साथी उनको कवर देते हैं, जिससे वो सुरक्षित उस पार पहुंच जाते हैं। सभी लोग उस पार जा चुके थे और अब बारी थी वेटरन और उसके दोस्त पॉ की। नदी पार करते वक्त पॉ को गोली लग जाती है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है, जिसको वेटरन अपने कंधे पर नदी पार ले आता है, लेकिन खून ज्यादा निकलने के कारण वो भी अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। मरते हुए आखिरी समय में वो खुले आसमान को देखता है और हमेशा के लिए सो जाता है। सितंबर 1944 को फिनलैंड की गवर्नमेंट ऑफिशियली खुद को सोवियत और उसके मित्र देश को सरेंडर कर देती है, जिसके साथ ही मूवी एंड आफ्टर वॉर वाले सीन के साथ होती है, जहां पर बच्चे अपने पिता से मिलते हैं और पति अपनी पत्नियों से, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।